हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 71 बीपीएससी के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए क्या करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो भी एग्ज़ाम इस बार देंगे मेंस, उन सभी बच्चों के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ध्यान रखिएगा, जितना आप संतुलित होकर काम करिएगा उतना ही सिलेक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो इसी पर हम लोग 3 मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों का क्यूरी आया था उसी के अनुसार यह वीडियो बन रहा है, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, कम समय है तो कैसे तैयार किया जाए 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए अपने आप को, किस रूप से काम किया जाए, कितना काम किया जाए, सिलेबस और पीवाईक्यू को कैसे हम कम समय में कवर करें, क्योंकि सभी को मैं मान रहा हूँ जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर वो पहले से भी एग्ज़ाम दे रखे होंगे उनकी भी बात हो रही है, जो इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे उनकी भी बात, क्योंकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शुरुआत ऐसे ही होती है, जीरो से होती है। उसके बाद समय के साथ अपने अपने क्षमता के आधार पर सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो मैं जीरो से ही मान के स्टार्ट करूँगा। आज नेक्स्ट टॉपिक होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, मेंस पीवाईक्यू के अनुसार ट्रेंड क्या है। जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, उसके अनुसार ट्रेंड क्या आ रहा है, ट्रेंड कैसे बदला है, किस रूप के प्रश्नों को, किस प्रकार के टॉपिक को हमको कवर करना है, ताकि जो मेंस इस बार हो तो आप उसमें मैक्सिमम टॉपिक को मैक्सिमम जो टॉपिक रहे आपके रेंज में रहे और उसको अच्छे तरीके से लिख पाए निर्धारित समय में। तो यह बहुत ज़रूरी है समझना ट्रेंड को, जो भी पीवाईक्यू के आधार पर हम समझेंगे। नेक्स्ट लास्ट में टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। अब मैं ये शुरू में ही क्यों बोल दे रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, यह एक अनुमान होता है और अनुमान लगभग जो भी मैंने अभी तक किया है उसमें से अनुमान लगभग सही रहे हैं। तो उम्मीद करता इस बार आयोग उसी पैटर्न को ट्रेंड के अनुसार अपने आप को शामिल करेगा जो पहले से वो अपना रहा है। अगर वो उस अनुसार से काम करेगा तो निश्चित मानिए आपका जो टॉपिक दिया जाएगा उसी में से आपके सारे प्रश्न दिखेंगे। टॉपिक के अनुसार प्रश्न देखिए अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, पर कम से कम टॉपिक आपको पता रह जाए, इस साल हम इस टॉपिक को फोकस करना है तो कम से कम काम आसान हो जाता है। तो हम लोग इसी को देखेंगे, समझेंगे। और देखिए ध्यान रखिएगा, यह जो वीडियो बनाया जा रहा है ना, आपको बस कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, मेंस जो लिखेंगे या प्रीलिम्स के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो क्या है, बहुत से प्रॉब्लम है जो जेन्युइन है सभी लोगों का, बहुत से अभ्यर्थियों का है। तो जो मैंने अभी तक सीखा है, जो अपने अध्ययन करने के दौरान, विभिन्न मेंस इंटरव्यू देने के दौरान, और जो मैंने काम किया है जहाँ पर, वहाँ के बच्चों का जो फीडबैक रहता था, जिस तरीके का क्यूरी रहता था, उसके अनुसार हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी नहीं समझिएगा अगर मेरा यूट्यूब पर कुछ बच्चों का कमेंट आ गया था, इसीलिए शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि 138 सब्सक्राइबर है तो क्षमता नहीं है। आप आराम से अपने प्रॉब्लम को अपने से जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आपके जीवन में जब बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ है? अगर है तो सही दिशा में काम हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले समझिएगा कम समय में कैसे तैयारी किया जाए। तो सबसे पहले तो आपके पास निर्धारित समय होगा, जो भी समय लग रहा है कि मान लीजिए जनवरी या फरवरी के बीच ही क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। जो भी आपका समय होगा निर्धारित आयोग किया होगा अपने अनुसार, अभी डेट वो सारा आना बाकी है, फिर भी हम मान के चलते हैं जनवरी या फरवरी। तो आपको क्या लगता है कि हमको इस लास्ट समय तक जाने की आवश्यकता है? नहीं। दम अंतिम जब मेंस का डेट हो गया, मान लीजिए आपका 12 जनवरी से एक डेट हम मान के चले, एक डेट मान ले, इसको मानिएगा मत अभी जब तक आयोग क्लियर ना कर ले, एक डेट मान लिए 12 जनवरी। तो क्या आपको लगता है 12 जनवरी तक मेंस की ही तैयारी करनी है? जो सिलेबस कर रहा है, जो पीवाईक्यू कर रहा है, जो आप काम करिएगा, मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा, बहुत सा XYZ जो भी इसके लिए काम होते हैं जिससे हम सिलेक्शन ले, 12 जनवरी तक तो नहीं कीजिएगा अगर डेट आपका ये है। तो इससे लिए आप पूर्व में ही सारी चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो कितना दिन पूर्व,
ये भी तो एक प्रश्न है ना, कि आप रिवीजन कर पाए, सारी चीज़ों को कंक्लूड कर पाए, जो भी एरर हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको सॉर्ट आउट कर पाए लिखने के दौरान, उत्तर लेखन, बेहतर उत्तर लेखन करते वक्त कुछ चीज़ें हैं, बारीकियां, उसको समझ पाएँ, जो गलतियां आपके एग्ज़ाम के दौरान होगा, जो आप किसी भी संस्थान में जाके टेस्ट दे रहे होंगे उस दौरान। तो पूर्व कितना दिन पहले समाप्त होना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कब तक हम सारी चीज़ों को कंक्लूड कर ले, उसके रिवीजन मोड में हम आ जाए सारी चीज़ों पर। तो यही चीज़ समझिएगा, सबसे पहले आपके पास कितना समय बचा है मेंस के लिए, इसको तय कीजिए। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, बीपीएससी कभी भी ले, जनवरी में ले, फरवरी में ले या मार्च में ले, अपने डेट के अनुसार आपको उसी के अनुपात में, समय के अनुसार आपने मेंस के सारी चीज़ों को कवर करना है, जिसमें सिलेबस के टॉपिक कमांड होने चाहिए। जो 100 टॉपिक मैं बोलता हूँ, 100 टॉपिक कवर कीजिए, PYQ को कमांड कीजिए उसी के निर्धारित समय में। तो यह कितने दिन पूर्व होना चाहिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ 31 दिसंबर तक आप क्या कीजिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 31 दिसंबर तक सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए, जिसमें आपका PYQ भी शामिल हो जाएगा, मेंस PYQ, और आपके सिलेबस भी क्लियर है। तो इस डेट के बाद जितना आपको समय मिलेगा, इस डेट के बाद जितना आपको समय मिलेगा, मान लीजिए आपको लास्ट जनवरी में आपको एग्ज़ाम लेता है बीपीएससी, तो आपके अतिरिक्त 31 दिन मिल जाएगा। अगर फरवरी फर्स्ट वीक में लेता है तो आपको अतिरिक्त और 15 दिन मिल जाएगा, 45 दिन। तो क्या करना है कि आपको इस तरीके से रिवीजन मोड में रहना है, ताकि सभी टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कवर कर लें। और ये बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस इसमें छिपा हुआ है, बस अपने आप को सीमित करना है। आप इस टारगेट कर, क्योंकि आप 71वीं मेंस देंगे तो आपके पास टारगेट प्लान पहले से मैंने बता रखा क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया ना, टारगेट पहले फिक्स कीजिए, सारी चीज़ों को कवर कीजिए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले अपना समय बताइए, मेंस हमको कितना देना है, कितने समय के अंदर दे देना है, सारी चीज़ों को कवर कर लेना है। तो आप 31 दिसंबर एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। आज के बाद से जितना समय मिल रहा है आप उसके लिए काम कीजिए। और उसके लिए मैंने बोला है क्या, 100 टॉपिक को बेहतर तरीके से कीजिए। इतना बेहतर कर लीजिए कि आप इससे कोई भी प्रश्न पूछ दे आए हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सीमा के बाहर परे जाके आपको वो प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अब उस तरीके की क्षमता डेवलप करने के लिए आपको लगातार काम करना होगा और सीरियस मोड में काम करना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर केवल ज्ञान ही लेना है, उसके लिए काम भी करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं बुरा लग रहा है तो बहुत से यूट्यूबर तो चला ही रहे सारी चीज़ें, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अब दूसरा है कि अब तक पूछे गए इंपॉर्टेंट PYQ के निर्धारित समय में रिवीजन करना। यह भी एक सबसे बड़ी समस्या आप लोग के सामने आएगी इस दौरान कि हम तैयारी करने जाएंगे तो उस समय। तो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट PYQ कब से, सभी PYQ को देख लेना है जब से आयोग एग्जाम ले रहा है तब से, या कुछ बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार। तो मेरा मानना है उस पर हम चर्चा करेंगे कि कब से आपको यह चीज़ें कवर करनी है, ताकि एक सेफ जोन में आ सके। नहीं तो सारी चीज़ें कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से कर रहे होंगे तो और भी सर प्लस हो जाएगा। पर यहाँ से कर लेने के बाद जहाँ से मैं बताऊंगा, तो कम से कम बीपीएससी के ट्रेंड को समझ पाइएगा, बीपीएससी क्या कर रही है, बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न अगले बार टॉपिक से निकालेगी। अब नेक्स्ट है मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कमांड करना। यह सबसे बड़ा, सबसे हर्डल टास्क है कि कमांड की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि केवल जानकारी की। कमांड जब आप करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसके होलिस्टिक डायमेंशन को आप पढ़े रहते हैं। प्रश्न पूछो, तुम मेरे दलान पर आओ, किसी प्रकार का प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। और वो किसी भी स्थिति में होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मरते पीटते हम देंगे, एकदम बेहतर तरीके से उत्तर देंगे। सारे अपने नॉलेज को जो मैंने पढ़ा है अभी तक उस टॉपिक पर मैं वहाँ लिख दूंगा निर्धारित समय, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो आपको इसको कैसे करना है यह भी एक समस्या होगी, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट है बदलते पैटर्न के अनुसार तालमेल बनाना। अब यह सबसे बड़ा सिर का दर्द बनता है सभी अभ्यर्थियों के लिए। हर साल बीपीएससी कुछ नया नया प्रश्न इस प्रकार से क्रिएट कर रही है, मेंस में खासकर मैं बात कर रहा हूं कि आपको ना बदलता हुआ पैटर्न दिख रहा होगा। तो सर का दर्द यह रहता है कि इस साल किस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे पिछले बार DI की बात कर लूँ, DI इस प्रकार के प्रश्न दिए थे कि टाइम टेकन हो गया था, कुछ बच्चों का कॉपी क्या हो गया, बच गया, जिसमें क्या थे
पूरा फुल हो गया था, नहीं लिख पाए तो जाके रफ कॉपी में अपना सारा चीज़ लिख कर आए। बहुत सी समस्या थी रियल टाइम पर, जो बात पहले नहीं की जा सकती रियल टाइम पर ही देखी जा सकती है। तो ध्यान रखिए, बदलते पैटर्न के अनुसार हमको कैसे तालमेल बनाना, हम क्या ऐसा कर दे जिसके माध्यम से कम हम इस स्थिति में बेहतर हैं, जहाँ पर अगर किसी प्रकार का पैटर्न बदल रहा है बीपीएससी इस वर्ष अगर 71वीं बीपीएससी के लिए, तो हम उसके लिए एफर्ट अपना लगा सके और बेस्ट कर पाए। नेक्स्ट होगा, इस दौरान खुद को मोटिवेट बनाए रखना। यह अंतिम का जो है ना और भी समस्या है। जैसे जैसे आपका समय नज़दीक आएगा, अगर गलतियां अधिक हो रही हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ये ही सबसे बड़ा दर्द आपका बढ़ जाएगा, बाकी सारा कम हो जाएगा। तो बाद में बच्चों के द्वारा ये बोला जाता है सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, बेस आंसर राइटिंग नहीं हो, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे आपको मेन से 2 दिन 3 दिन पहले समस्या लेकर ये सब चीज़ें बात करते हैं, 15 दिन पहले समस्या बात करते हैं कि, और मैं पहले जहाँ पर काम करता था वहाँ पर ऐसे समान बच्चे मिल जाते सभी को। अगर जो भी टीचर काम कर रहा है अपने बैकग्राउंड में रहकर वो चीज़ें महसूस करता है बच्चों के साथ, स्वयं आप भी महसूस करते होंगे। जो अगर 2-3 बार भी दे रखे हैं उनको भी ये समस्या होती है, कितना भी वो पढ़ के जाए, पर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। जैसे जैसे नज़दीक समय आएगा, मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे हम बना कर रखेंगे, कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना होगा, कम समय में तैयारी करने से पहले ये सबको सॉर्ट आउट करना होगा। और ये तब होगा जब आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे होंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आज का काम क्या कर रहे हैं, कल कर रहे होंगे, और कल का काम और भी कल कर रहे होंगे, परसों जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा कि आप इस अंतिम समय में जाते जाते फंसिएगा ही। अरे कोई दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। ये तय मज़े की बात है, ये चीज़ को समझिए। कोई टीचर यह बोलेगा कि भाई तुम तैयारी क्या ज़्यादा बोल देगा, ये बोलेगा ठीक है और बाबू मेहनत कर लो। अब मेहनत कितना कीजिए, क्षमता है ना, तो आपको क्या करना, समय जब है आपके पास तो उसका सदुपयोग कीजिए। उसका क्या करना है, बेस्ट तरीके से उसको अपने उस माहौल में ढाल लीजिए कि अंतिम समय में ये कष्ट हमको हो ही ना। समझ गए? तो पहले ही आपको क्या आपदा से पहले ही बचाव के लिए कार्य कर देना है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें करनी है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम समय में कैसे तैयारी किया जाए, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने प्रॉब्लम बताया उसका सॉल्यूशन क्या है। तो 3 मोटा मोटी बात आप लोग को ध्यान रखना, अगर उस पर काम करते हैं तो कम से कम आपको समस्या होगी और वो जो आपका आउटपुट आएगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, टारगेट प्लान कीजिए कि भाई हमको काम करना है, 75 डे में कवर करना है, 90 डे में कवर करना है या 100 डे में कवर करना है। और जब तक ये नहीं कीजिएगा कष्ट होता रहेगा। दूसरा ज्ञान कितना भी दे ले या आपका पड़ोसी आपका मित्र कितना भी कुछ आपको समझा ले, वो नहीं खत्म होगा। आप कितना भी संस्थान में ज्वाइन कर लीजिए, मेरे पास कर लीजिए, XYZ किसी के पास कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं जब तक आप टारगेट होकर काम नहीं कीजिएगा। क्या आपको लगता है आपकी क्षमता है 75 दिन के अंदर एक बार पूरी सिलेबस को कवर कर देना, पूरा PYQ को कवर कर देना? तो आप 75 दिन का टारगेट फिक्स कीजिए। अगर आपको क्षमता लग रहा है 90 दिन का तो 90 दिन का कीजिए, 100 दिन का है तो 100 दिन। तो इसमें आप फिर रिवीजन मोड में जाके काम कर पाइएगा। और सबसे बेस्ट भी करना, ये भी एक सबसे बड़ी हडल पार्ट होता है कि हम जो काम करेंगे डे वाइज, तो उसमें क्या हम सबसे बेस्ट कर रहे हैं, खुद पर भी विश्वास होना चाहिए। तो उसके लिए हम बात करेंगे आगे। अब ध्यान रखें, निर्धारित समय में सभी पर काम प्लान से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज काम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं, कल पूरा दिन नील, परसों भी पूरा दिन नील, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अधिकारी बनना है और अच्छे पद पर जाना है तो उसके लिए ना त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी क्षमता से बाहर जाके काम करना होगा। क्षमता से बाहर जो आपको लग रहा है अभी मेरी क्षमता है 7 घंटा कंटिन्यू बैठ के और माइंडसेट एक ही में लगाकर पढ़ने का, तो उस क्षमता को बढ़ाइए। या आपको क्षमता यह है आप में कि आप एक दिन में 5 टॉपिक कर सकते हैं, 5 टॉपिक कर सकते हैं, तो आपको 6 टॉपिक 7 टॉपिक 8 टॉपिक तक ले जाना होगा। तो क्या होगा, अगर आप इस छोटे छोटे काम करते अपने क्षमता में थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्यूशन सॉर्ट आउट तरीके से आपका समस्या का समाधान होने लगता है। अब बेबी स्टेप थ्योरी के माध्यम से, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अब दूसरा क्या करना है, इंटीग्रेटेड थ्योरी अपनाना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है
जो आपको लग रहा है साइंस टेक में भी उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या पॉलिटी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपको ध्यान रखिए करंट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या किसी भी GS1 GS2 को मिलाकर हिस्ट्री का पार्ट छोड़कर, हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, GS का जो पार्ट 1 हिस्ट्री है उसको छोड़कर बाकी सबको इंटीग्रेटेड आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड आपको GS वाले सेक्शन में करने होंगे। अगर नहीं करते हैं तो सब टॉपिक को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, तो और भी समस्या होगा। तो आप में यह क्षमता डेवलप करने की इस टारगेट प्लान में 75 या 90 डे 100 दिन का जो आप प्लान बना रहे हैं उसमें इंटीग्रेटेड करने का थ्योरी आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए परेशान नहीं होना, कैसे कर सकते, क्योंकि हम लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मेंस PYQ के साथ टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। मैं प्रीलिम्स में भी यही बात बोलता था कि आप PYQ पढ़ के जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ के थीम पर होगा ना। तो 63 क्वेश्चन आपके थे ना पिछले बार, मैंने आपको लिस्ट भी दिया था, आप लोग मिलाए भी थे। तो इस बार भी आपको PYQ बेस पर ही होगा, प्रश्न टॉपिक होगा। तो प्रश्न का नेचर चेंज हो सकता है, उसकी सीमा बदल सकती है, पूछने का तरीका बदल सकता है, पर टॉपिक चेंज नहीं होगा, ये मान के चलिए। पिछले 2-4 वर्षों का PYQ देख लीजिएगा, उसके ट्रेंड को समझ लीजिएगा तो समझ जाइएगा हाँ इस साल इसी प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे, कुछ नई घटना घटे उसको रिलेट करके प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको मेंस PYQ को क्या करना, छोड़ना नहीं। आज के बाद कसम खा लीजिए, आज के बाद से हम कम से कम हर डे 1-2 PYQ को देखेंगे, उसके थीम को समझेंगे और उससे संबंधित कुछ क्रिप्स नोट्स बना लेंगे, या हम जिसको उत्तर प्रारूप कहते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, करने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रारूप बनाइए, आंसर आपको फॉर्मेटिंग कीजिए, अपने अनुसार कीजिए। जरूरी नहीं है कि हाँ 2-3 आपको, अगर आपके पास मेंस PYQ के बुकलेट है तो क्या करना है, उसके लिए उत्तर प्रारूप बनाइए। मान लीजिए 2 ही प्रश्न का टारगेट ले लीजिए, आज मैं 2 प्रश्न का PYQ जो प्रश्न है उसका आंसर फॉर्मेटिंग करूँगा। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न के परिचय में हम क्या लिखेंगे, की नोट्स लिखिए, जो की नोट्स हम बोलते हैं की नोट्स लिखिए। दूसरा काम कीजिए, मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है आप उसका की नोट्स बना लीजिए। जो प्रश्न का डिमांड है, डिमांड में हम किस प्रकार के पॉइंट आउट लिख सकते हैं, बस पॉइंट को लिख लेना, फॉर्मेटिंग करना है, ताकि एग्जाम के समय ना सारे एग्जाम से पहले सारे PYQ आप इस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो रिवीजन करने में आसान होगा। जो सबसे कष्ट का कारक बनता है, रिवीजन ही नहीं करके जा पाते, तो बदलते पैटर्न के अनुसार चीज़ें समझ पाएंगे, इससे तभी आप टारगेट को अपना ना अचीव कर पाएंगे। नहीं तो हवा हवाई की बात होगी, संस्थान में आप ज्वाइन करते रहिएगा और संस्थान आपको लूटता रहेगा। मैं स्पष्ट बात टू द पॉइंट बोलता हूँ, आपको बुरा लगता हो अच्छा लगता हो अलग मैटर, किसी संस्थान को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है तो अलग मैटर है, पर यहाँ पर भविष्य बच्चे का है ना, बच्चे का अंधकार में होता है। और मैं बहुत प्रखर हूँ इस मैटर में, बहुत प्रखर बात बोलता हूँ, टू दी पॉइंट बोलता हूँ। इसी से मुझे थोड़ा सा भी तनिक भी गुरेज नहीं है कि कोई संस्थान मुझे क्या कहेगा, मैं समझ लूँगा उस समय उसके द्वारा किए गए बातों से, क्योंकि भविष्य बच्चे का है ना, साल उसका बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, तो आपको यह सब काम करना होगा। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखिएगा मेंस PYQ के अनुसार ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले डिकोड करना होगा ट्रेंड को, क्या प्रश्न पूछे जा रहे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे, क्यों ही ये प्रश्न क्यों आएगा इस साल। सबसे पहले ये क्यों आएगा इस साल यह प्रश्न, जो आपको आयोग द्वारा पूछा जाएगा 71 में BPSC के द्वारा, BPSC एग्जाम में। तो सबसे पहले इस क्यों को ढूंढिए। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे, मान लीजिए प्रौद्योगिकी पढ़ रहे या बाढ़ प्रबंधन पढ़ रहा है, तो भाई इस साल क्यों पूछेगा। कृषि विपणन पढ़ रहे, तो क्यों प्रश्न पूछेगा उस टॉपिक से। कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई है पूरे 24 जो आपको 365 दिन हुआ है, तो अगर उस ट्रेंड को समझ लिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी प्रश्न नहीं पूछता। जैसे जातिगत सर्वे कराया बिहार, कब कराया था, उस वर्ष जाति सर्वे कराया था, जातिगत सर्वे जिस साल कराया उस साल प्रश्न नहीं पूछा, उसके नेक्स्ट ईयर पूछ दिया। तो बच्चे लोगों को क्या और मैंने अपने में जहाँ मैं काम करता था पीछे, वहाँ पर मैगजीन में मैंने डाला, वहाँ से प्रश्न टैली कर गया। तो आपको समझिए घटनाक्रम समझना होगा, और मैं दिखाऊंगा जैसे आपको जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसके लिए प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही या नहीं हो रही है। चलिए आगे बात करेंगे। तो कम से कम आपको 60 से 62वीं BPSC मेंस से प्रश्न को क्या कर देख कर समझ विकसित करनी होगी। उसके पहले आप अगर आप कर लिए हैं या आपके पास अतिरिक्त समय बचेगा तो कर सकते हैं। फिर भी अगर आप 60 से 62वीं से लेकर 70वीं तक क्या करेंगे,
प्रश्नों को समझ लेंगे, देख लेंगे, उसका प्रारूपण कर लेंगे, उत्तर आंसर फॉर्मेट कर लेंगे, आंसर फॉर्मेटिंग, तो कम से कम आप समझ विकसित कर लेंगे भाई ट्रेंड कैसा है बीपीएससी का। हर साल यह प्रश्न क्यों बन के आ रहा है। जैसे कि आपको चंपारण आंदोलन, चंपारण था प्रश्न पिछले बार, तो 69 में भी सेम प्रश्न था और 70 में भी वही सेम प्रश्न था, कोई चेंजिंग नहीं था, सेम प्रश्न पूछ दिया मेंस में। तो ध्यान रखिएगा क्यों प्रश्न ऐसे बनाए जा रहे हैं, क्यों ये प्रश्न पूछा जाएगा। चंपारण ही क्यों बार बार, मधुबनी कला पर इतना काम हो रहा है, बिहार सरकार इतना काम करती है, निजी स्तर पर सारे लोग इतने काम कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग को लेकर, आज तक बीपीएससी ने मधुबनी को लेकर प्रश्न नहीं बनाया है, जिस पर बनना चाहिए 38 नंबर का प्रश्न, 38 नंबर मार्क्स का है वो प्रश्न, फिर भी नहीं बन रहा। कारण क्या है आप इसको समझे। पटना कलम इतना डूबा हुआ, पटना कलम से संबंधित इतना गतिविधि नहीं होता है, फिर भी पटना कलम को प्रमुखता में रखता है, मौर्य कला को प्रमुखता में रखता है। कुछ तो कारण होंगे ना, इस कारण को ढूंढना है क्यों वो प्रश्न पूछ रहा है। भावनाओं में आकर क्या करना, मेंस की तैयारी नहीं करना। ट्रेंड जो बोलेगा, बीपीएससी जो बोलेगा आपको पटना से दिल्ली जाना है भाया गया होके, तो गया होके ही जाना, ये नहीं कि पकड़ लेना है आपको कहाँ से, बक्सर होते हुए निकल जाइएगा, नहीं तो कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाइएगा उस ट्रेंड के अनुसार। आप दिल्ली पहुंचते हुए लगेंगे कि आपको हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना, दिल्ली आपको जा रहे हैं, पर बॉर्डर पर आके खड़ा हो जाए क्योंकि वहाँ बैरियर लगाए रखेगा, इस रूट की गाड़ी वहाँ अंदर जाने ही नहीं देगा, गया वाली रूट की गाड़ी को आपको जाने देगा। समझने की बात है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि हम 3 मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेरा आउटपुट आ रहा है, पर उस बैरियर पर जाके रुक जाइएगा जहां वो बैरियर बना कर रखे हुए हैं। और उस बैरियर को, हडल को पास करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे पहले काम, प्राथमिक आपको सूची बनाकर उसको समाप्त करना होगा। तो सबसे पहले ट्रेंड को समझिए। दूसरा, करंट इवेंट कैसे सभी टॉपिक को प्रभावित कर रहे हैं, इसका समझ विकसित करना होगा। कोई भी टॉपिक, मान लीजिए मैं बात करूं करंट आईआर, तो पूरा करंट बेस्ड है। दूसरा, पॉलिटी का क्वेश्चन जाइए 70 में देखिए, 69 में देखिए, करंट से प्रभावित होकर आपको प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जिसको मैं बार बार डीएनए में, जब युक्ति आई इस पर मैं डीएनए लेता था, तो वहां भी मैंने आप लोगों को क्या बोलता था कि आप इस प्रश्न को स्टार करके जाइए, यहां से प्रश्न होगा। तो कुछ बच्चे मानते थे, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग देखते नहीं, रीज़न है कि लंबा वीडियो होता है, शॉर्ट वीडियो हम बनाते नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ विश्लेषण करते हैं। तो आप में वो पेशेंस भी नहीं है, क्योंकि पेशेंस नहीं रखिएगा तो सिलेक्शन कैसे लीजिएगा। तो आप में पेशेंस पहले विकसित होना चाहिए। जो वीडियो बन रहा है, कोई अगर बोल रहा है कि स्टार बना के जाइए और वो प्रश्न दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि वो प्रश्न नहीं दिख रहा है, वो टॉपिक दिख भी रहा है। इस साल डीएनए जो मैं बना रहा हूँ उसमें देखिएगा, स्टार जो भी लगाऊंगा उसी में से आपको करंट के क्वेश्चन निकल के आएंगे सामने। तो ये चीज़ समझना होगा कि करंट इवेंट जो आपको है कैसे प्रभावित कर रहा, समझ विकसित कर रहा है, आपको यह देखना होगा, समझना होगा, और इसके अनुसार टॉपिक को, सिलेबस को, पीवाईक्यू को, सबको इंटीग्रेट करना होगा। ये क्षमता डेवलप कर ले तो आप बहुत आसानी से काम कर पाइएगा। स्वयं का आकलन जरूरी है, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्वयं का आकलन करना। शुरुआत कहाँ से करनी है यह इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, या पॉलिटी बहुत अच्छा है, या XYZ जो भी है, ज्योग्राफी, इको, जो भी सिलेबस में बातें की जा रही है GS1 GS2 में, तो आपको क्या करना है, पहले उस टॉपिक को कवर कर लेना है, उस पार्ट को, सेशन को आपको क्या करना, कवर करना है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल पाए, आप पॉजिटिव हो पाए और आगे की तैयारी को और तीव्रता मिल पाए। तो सबसे पहले वही करना है। ऐसा नहीं कि आपका इको, ज्योग्राफी कमज़ोर है और शुरुआत यहीं से कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, शुरू में ही सारा मोटिवेशन धराशायी हो जाएगा और नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा, प्रश्न क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो और भी चीज़ें गर्त में चली जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्वयं का आकलन कीजिए, भाई हमको कहाँ से शुरुआत करनी है, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। अगर कोई दूसरा बता रहा है तो आप क्या होंगे, फिर से आप क्या होंगे कि अपने रास्ता से, अपने टारगेट से भटक जाएंगे। तो पहले आकलन कीजिए। सभी विद्यार्थियों के अपने अपने पॉजिटिव क्या होते, क्षमता होता है, जिसके आधार पर वो काम कर सकता है। तो देखिए आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है मेंस के लिए, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट है, वहां से शुरुआत कीजिए। क्लियर है, तो इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को देखना है, ट्रेंड आपको समझना होगा। पीवाईक्यू के आधार पर देखिए कि यह जीएस पेपर 1 का प्रश्न है कि आपको प्रश्न पूछा है औपनिवेशिक काल में जो आपको जो सुधार किए गए ब्रिटिश लोगों के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा, वहाँ से प्रश्न होता है। हर साल बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको ये टॉपिक कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दीजिए,
अब यह नहीं कहना है इस साल कौन आएगा, इस साल क्या आएगा, कुछ ही तो है, कुछ तो आपको सुधार किए गए हैं जो महत्वपूर्ण रूप से आपको याद करने हैं। 1909 का, 1919 का, 35 का, रेगुलेटरी एक्ट का, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए क्रिप्स नोट्स बना लेना। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, लगभग साल है, आपको हर साल ये प्रश्न यहाँ से पूछेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पूछेगा, या भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद रास्ता का प्रश्न पूछ देगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय नेतृत्व से प्रश्न पूछ देगा राष्ट्रीय स्तर पर। यह लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा तो राष्ट्रीय और भारत बिहार के लोगों को जोड़ के प्रश्न बनाएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन होगा ही तो होगा, तो आपको इसके टॉपिक को करना है। फिर संथाल विद्रोह, विद्रोह से प्रश्न होगा, जनजातीय विद्रोह से जरूर होगा, किसान आंदोलन से जरूर प्रश्न होगा, वो शॉर्ट में रहे या लॉन्ग में रहे। तो आपको क्या करना, तैयारी करना। देखिए पटना कलम चित्रकला शॉर्ट में पूछा हालांकि, पर ध्यान रखिएगा। फिर मौर्यकालीन कला, देखिए कला से 2 प्रश्न आपको 14 नंबर के बना दिए गए, तो आपको कम से कम करने होंगे। मैं बार बार बोला ना, मधुबनी से अभी तक नहीं पूछा, जबकि इन सभी से ज़्यादा काम हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य और जो हमारा कला स्थापत्य है, साक्ष्य हमारे यहाँ हैं, मैं इस चीज़ से दो राय नहीं करता हूँ, बहुत अच्छे साक्ष्य हैं, हमारा पुराना इतिहास है। पर काम किस पर ज़्यादा हुआ, खोज या हम कहें जिसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किसका हुआ है? मधुबनी कला का हुआ है। इससे कोई बात बोल सकता है कि नहीं हुआ है? जितने इसको मोटिवेट किया गया, क्या प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए बीपीएससी के द्वारा, फिर भी नहीं पूछता है। रीजन उसके पीछे कॉजेज है, तो उस पर हम जब टॉपिक पर आएंगे, जिस दिन सिलेबस में आएंगे बताएंगे, तो कॉजेज भी बताएंगे क्यों नहीं पूछ रहा है, तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको कला से आपको कवर करना है टॉपिक। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रभाव की व्याख्या। देखिए यहाँ से प्रश्न हर साल चंपारण से प्रश्न होता है। गांधी की भूमिका पूछ देगा, या बिहार में चंपारण आंदोलन का प्रभाव क्या रहा है, वहां से पूछ देगा, या चंपारण आंदोलन के साथ जोड़कर किसान आंदोलन को भी पूछ सकता है, क्या प्रभाव पड़े। चंपारण आंदोलन के प्रभाव में राजनीतिक गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कैसे बना दिया, इससे रिलेटेड आपको कोटेशन करके प्रश्न पूछ सकता है। तो चंपारण टॉपिक को कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय, ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी। देखिए यह टॉपिक फेवरेट है बीपीएससी का। जैसे ना राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार रही, राष्ट्रवाद के उदय से लेकर कांग्रेस का स्थापना से लेकर जो भी जिम्मेदार कारक थे, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न पूछता है बीपीएससी, और हर साल लगभग रिपीट कर देता है, रिपीट मोड में रहता है। अब शिक्षा, देखिए बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। अब ये हर साल प्रश्न है। मैंने जो क्रिप्स नोट्स आप लोग को दिया है, जिसको मैंने बताया है कि किस किस साल प्रश्न आएंगे, उसमें जाके टॉपिक को देखिएगा, हर साल प्रश्न आपको पूछेंगे। विचारक के तौर पर महात्मा गांधी को पूछा गया था पिछले बार, तो हर साल कोई ना कोई विचारक होगा। तो आपके पास तो प्रश्न पहले से ही गेस करके दिया हुआ, आपको यह तय करना है कि इस पर हमको निर्धारित समय में क्या करना है, कमांड क्रिएट कर लेना है। और ये हर साल मिलाइए, 69 में मिलाइए, 66 से लेकर 70 तक मिला लीजिए कि हाँ, तो इस साल मान लीजिए गांधी के विचार पूछे, तो हो सकता है टैगोर और आपको जो महत्वपूर्ण से जवाहरलाल नेहरू है, या कुछ क्षेत्रीय नेताओं का क्या करेगा पूछ सकता। तो मैंने आप लोग क्रिप्स नोट्स में आपको सारी चीज़ें दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक से लेकर आपको सरदार पटेल से लेकर कपूरी ठाकुर से, सारे का लगभग का दिया जो चर्चा इस साल रहे थे विभिन्न सुर्खियों समाचारों में। तो आपको उसको क्रिप्स नोट्स को देख लेना है, रिवीजन करके जाना है, सारे क्या आपको क्या करना है, अच्छे से अपने उत्तर प्रारूप कर लेना है। अब आइए करंट में, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, आम आदमी पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता, गठबंधन राजनीति की दिशा, चर्चा कीजिए। देखिए मैं जो क्वेश्चन मैगजीन जो लिखा था एडिटोरिया में, आप लोगों को पता मैं काम करता था, वहाँ पर केवल यही टॉपिक नहीं लिखा था, और बाकी जितने भी करंट पूछे गए थे उसके सारे टॉपिक को मैंने मैगजीन में शामिल किया था। अब ये क्यों छूट गया था, ये समझना होगा कि लास्ट समय में जब एडिटिंग की बात आती है ना, तो कुछ चीज़ें जानबूझ के छूट जाती या अनजाने में छूट जाती। इसका नोट्स बना हुआ था पर फाइनल में नहीं गया। रीजन उसके पीछे कि हाँ, इस प्रकार के राजनीतिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आयोग के द्वारा, पर पूछ दिया गया। तो देखिए ध्यान रखना होगा कि आपको ट्रेंड, अब वो धारणा नहीं रही है कि किसी खास पार्टी को रख कर प्रश्न नहीं बनाए जा सकते। तो आपको एक हिंट दे दिया कि भाई अब इस प्रकार के बिहार में चुनाव होंगे, या इस प्रकार कोई ऐसा जहां पर परिवर्तन का मांग सर्वाधिक होगा, तो आपको वहां से प्रश्न बनाए जा सकते। तो अब तैयार हो जाइए अगले बार प्रश्नों को लेकर कि इस प्रकार का टॉपिक दिए जहां पर बहुत आमूलचूल प्रयोग, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि लोग जन विद्रोह करके आए थे ना,
तो वहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई समान सरकार मानी जा रही थी, तो उन पर विश्वास लोग खो गया। तो बहुत लोकतांत्रिक नेताओं में विश्वास खो जाना बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जैसे कि आज ही मैंने डीएनए में बात किया था ना, आईपीएस के जो आत्महत्या कर लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का खोखलापन दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस प्रकार के टॉपिक अगर आते हैं जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है तो आपको प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है रूस यूक्रेन युद्ध, 3 वर्ष हो गया, उसके बाद प्रश्न उससे उपजा हुआ है। तो लगातार जो चर्चा का विषय वहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और जाके मैगजीन में भी मैं दिखाऊंगा, मैगजीन में जाके देखिएगा, मेरे नाम से आपको जो मैगजीन आ रही थी उसमें ये सारे प्रश्न आपको टॉपिक कवर कराए गए थे। नेक्स्ट है भारत जो 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ, मैंने भीड़ प्रबंधन को लेकर उस पर सारा टॉपिक को कवर किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। मेला भारतीय संस्कृति धार्मिक, ये समान क्वेश्चन था, इसको सभी लोग लिख सकते थे। राजनीतिक समझ विकसित करके किस प्रकार से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता को बढ़ाता है कोई भी आयोजन, इस प्रकार के आयोजन जहाँ पर विश्व के बहुत से लोग आए थे। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार भारत के जो दार्शनिक आधार को आप लिख के समान धारणा में उत्तर लिख सकते थे। तो इसको इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। तो इस तरीके बड़े इवेंट अगर भारत में कोई हो रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे, हो G20 का सम्मेलन हो, ब्रिक्स का सम्मेलन हो, या इस प्रकार धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है जहाँ पर गैदरिंग बहुत से लोगों का होगा, तो वहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। मैंने अभी जब डीएनए में आपको टॉपिक कराया था, याद कीजिए, जो ट्रंप ने वीज़ा नीति लागू किया था उसमें क्या मैंने यही सब बातें बोला था। इसमें उससे पहले डीएनए जब आया था प्रश्न 70 का, याद कीजिए, जब टैरिफ नीति चीन पर लगा रहा था तो डीएनए में मैंने इसको कवर कराया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको चर्चा का विषय रहता है। कोई राजनेता, कोई राष्ट्रीय हित, जैसे भी मैंने बहुराष्ट्रीय ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तो क्यों सभी राष्ट्र अपना नेचर परिवर्तन करना चाह रहा है, तो इस संदर्भ से प्रश्न बना देगा। नाम बस दे देगा डोनाल्ड ट्रंप का, हो सकता है आपको भारत का नाम यहाँ दे दे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना, प्रश्न बनाएंगे। फिर उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू, ये चर्चा का विषय था यूसीसी का। तो यहाँ पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, तो ये चर्चा के विषय जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो भी प्रश्न के तौर पर बीपीएससी पूछ रहा है। उसके अंदर बहुत से टॉपिक हैं, सब टॉपिक। तो आप जब टॉपिक पर कमांड क्लियर कवर कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न किसी भी एंगल से पूछे आप उत्तर देने की स्थिति में रहते हैं, ओपो की स्थिति में नहीं रहते। वही राष्ट्रपति शासन नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। अब मणिपुर राष्ट्रीय शासन लगाए जाने के लिए चर्चा के विषय था, जबकि मणिपुर की घटना आपको चर्चा का विषय उस साल था। तो आपको ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, देखिए कितने साल से बात हो रही, कमेटी बनी, पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो कोविंद जी से, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, फिर उसके बाद आपको संसदीय कमेटी भी बनती है, तो उसके बाद चर्चा होता। तो ये सब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं करके जाइएगा तो एग्जाम में तो मर्डर ही हो जाएगा आपका ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। फिर भारतीय राजनीति में बढ़ती महिला सहभागिता, आरक्षण, देखिए मैंने सब स्टार क्वेश्चन जो 70 बीपीएससी के जो मेरे स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, जिनको मैंने 15 दिन टारगेटेड में आप लोगों को सारे पीवाईक्यू कवर कराए थे, कुछ गेस्ट क्वेश्चन दिया था, ये सारे स्टार वाले थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी देख रहे होंगे वीडियो, आप जरूर बताइए कि मैंने इसे बताया था कि नहीं बताया। सारे स्टार क्वेश्चन था कि हाँ इस साल ये सब सारे प्रश्न आपको दिख जाएगा। तो आप लोगों ने करके गया था तो अच्छे तरीके से आंसर लिखा। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा लंबा था जिसका उत्तर देना था, तो क्या होता है कि लेंथ जब बढ़ जाता है तो समय प्रबंधन का इशू हो जाता है। ये मैटर था सभी लोगों का। उसके बाद सेकेंड पेपर में देखिए अनुच्छेद 32, मैं जब भी शुरुआत करता हूँ अनुच्छेद 32, जब भी पॉलिटी में आता है अनुच्छेद 32 को, 226 को, हर साल मैं बोलता हूँ इसको ट्रेंड में रखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। यह मिनी संविधान होता जा रहा है, इसके द्वारा जो निर्देशित जो निर्णय दिए जा रहे हैं आर्टिकल 21 में, मिनी संविधान बनता जा रहा है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल 32, 226 के संदर्भ में आर्टिकल 21 को जोड़ के देखना है, प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे। आपको यहाँ ध्यान रखिएगा। राजनीति में अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीति के बिहार के संदर्भ में कितनी बार चर्चा करता हूँ, डीएनए में या पॉलिटी में, हॉट टॉपिक में रखिए। इस साल भी प्रश्न आपको इससे एडीआर रिपोर्ट से कंपेयर करके प्रश्न पूछता है। डीएनए में मैं कितना एडीआर रिपोर्ट बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि नए बच्चों को यह पता चल सके कि मैं क्या दिशा में बात कर रहा हूँ, किस दिशा से बात कर रहा हूँ, या कितना सही हूँ, क्यों मैं कोरी बातें तो नहीं कर रहा हूँ। ये सब डीएनए में कितना एडीआर रिपोर्ट मैंने बताया, राजनीति का अपराधीकरण, कैसे लोग राजनीति में आ गए हैं, संसदीय स्थिति किस प्रकार से भागीदारी में यह प्रभाव डाल रहे हैं, सब पर चर्चा किया। नेक्स्ट है
भारत में वर्तमान जातीय सामाजिक घटना नहीं रह गई बल्कि राजनीतिक घटना। इस प्रकार के प्रश्न आपको, क्या मैं डीएमपी नहीं कराता, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में प्रश्न इस प्रकार के मैं नहीं देता हूं? जाके प्रश्न देखिए, तैयार कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब ना 1.5 घंटे का वीडियो 1 घंटे का वीडियो देखिएगा, तब ना सिलेक्शन के लिए उस बदलते पैटर्न को समझ पाइएगा। आइएगा 20 मिनट का वीडियो में सोचते, कोई अगर आपको यूट्यूब पर 20 मिनट का वीडियो पढ़ा दे रहा है उससे सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको मेहनत करना होगा, आपको उस ट्रेंड को समझना होगा। क्या इस प्रकार के प्रश्न आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हैं? अगर प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपको कष्ट कभी नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, जहां पर आपके एनालिटिकल व्यू को पूछ रहा होगा। अगर नहीं करते हैं, केवल आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो भाई बहुत से चैनल है, मैं तो साफ टू दी पॉइंट बोलता हूं, बहुत से चैनल है, बहुत से लोग हैं, बहुत से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पीडीएफ कलेक्टर करना, वहां जाइए। अगर सिलेक्शन लेना है आत्मविश्वास के साथ कि मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं तो मेरा इस बार सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? इसके कारण ये है क्योंकि मैं सारे टॉपिक को, मेरे सारे पीवाईक्यू को बेस्ट तरीके से कवर करके आया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम क्या है? देखिए, डीएनए में मैं कितनी दफ़ा इसको पढ़ूंगा, जाइएगा। युक्ति आईएएस जो मैं पहले पढ़ाता था, जो मेरी चैनल थी, जिस पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसे बंद कर देना पड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट के कारण, तो ध्यान रखिएगा उस पर मैं जाइएगा 2024 में। इस कॉलेजियम को लेकर मैं कम से कम 5 से 6 बार चर्चा कर रखा है पूरे साल में, और सब बड़ा स्टार बना के दिया था। इस साल प्रश्न आएंगे तो आएंगे आपको, तो इसके लिए आपको कम से कम क्या करना, मेहनत करना होगा। ट्रेंड क्या है अभी भी देखिए, इस बार न्यायपालिका से प्रश्न आपको रहेंगे। अब किस तरीके से पूछे जाएंगे वो जब आप लोगों को क्लासेस कराई जाएगी उसमें आपको बताई जाएगी। हाँ, इस प्रकार के टॉपिक पूछे जा सकते। इस साल न्यायिक व्यवस्था से प्रश्न होगा, वो आपको सीजीआई से प्रश्न पूछ ले या बदलते पैटर्न में लोकतांत्रिक मान्यता क्या कहता है कि आपको न्यायिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा। तो इस तरीके से याद रखना है। फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाएगा, स्थानीय स्वशासन की भूमिका। जाइए, 15 दिन के डे में सब मैंने कवर करा रखा है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेंड को समझना है कि नहीं भाई प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। और जब तक पीवाईक्यू नहीं देखिएगा, उसमें करंट के टॉपिक को नहीं ऐड कीजिएगा, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हो रहा उसको नहीं देखिएगा, उसके ट्रेंड को नहीं समझिएगा, तो आने वाले एग्जाम के लिए आप 100% प्रिपेयर होकर नहीं जाएगा। वही अधूरा रहेगा, वही सतही ज्ञान रहेगा, वही आप टेस्ट में जाइएगा, मॉडल आंसर लीजिएगा और उसको रट के जाइएगा तो आपका कोई व्यू रहेगा ही नहीं एग्जाम हॉल में। तो आप उन लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाइएगा जो सिलेक्शन लिस्ट होता है। सिलेक्शन लिस्ट में लाना है तो आपको एनालिटिकल भी होना चाहिए, पहले से उस क्वेश्चन पर, उस प्रकार के क्वेश्चन पर क्या होना, प्रैक्टिस होना चाहिए, और उस पर अधिक तरीके से आपका आकलन होना चाहिए। तभी आप चीज़ों को जाके कवर कर पाइएगा। और कमेंट सेक्शन में आप जो पुराने स्टूडेंट हैं जरूर बताइए इस सब सारी चीज़ें मैं करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से अब जब ज्योग्राफी का क्वेश्चन था तो ध्यान रखिएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाए गए, तो आपको ध्यान रखना इस तरीके के प्रश्न को समझना होगा। तो सबसे पहले जो मैं बात बोला उसको समझिएगा, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो सारे प्रश्न को क्या कीजिए, एक बार रिकॉल कीजिए, और क्या कीजिए, रिकॉल करने के बाद अपना उत्तर प्रारूप कीजिए, आंसर फॉर्मेटिंग कीजिए। उसमें हम लोग सहायता करेंगे। क्यों सहायता कैसे करेंगे? जो आप लोग के लिए मेंस पीवाईक्यू लाया जाएगा, सीरीज लाया जा रहा है, जिस पर 3 टॉपिक मैंने कवर किया है, तो इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक को। तो आप उससे टैली कर लीजिएगा, फिर बाद में कम से कम पहले तो प्राथमिक रूप से काम करना होगा ना, और उसके लिए बेहतर काम करना होगा। क्लियर है? अब देखिए, इसके लिए हम लोग आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके आगे मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिसको गेस्ट टॉपिक जिसको आप लोग करने की जरूरत होगी इस बार, तो पहले से ही कर लीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें इस निपुण सीरीज की, इसका उद्देश्य 3 मॉडल पर टिका हुआ है। इसका कार्य किसी भी रूप से 3 मॉडल पर क्या है कि 3D मॉडल हम लोग लेकर आए हैं, डेप्थ, डिटेल और डायरेक्शन। ये 3D मॉडल के साथ हम लोग काम करेंगे। पूरे डेप्थ में जाएंगे, डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे, और उसके डायरेक्शन कैसे है, उसका आयाम कैसा है, किस रूप से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। KU मॉडल, नो मोर अंडरस्टैंड बेटर। आपको जानना अधिक है पर अंडरस्टैंड तो सबसे पहले होना, समझ तो विकसित करनी उस टॉपिक पर ना। तो ये मॉडल पर हम लोग काम करेंगे, उसके लिए बेहतर तरीके से आप लोगों को रणनीति बना के दी जाएगी। FOI मॉडल, फ्रॉम ओवरव्यू टू इनसाइट। किस प्रकार का ओवरव्यू डेवलप करना है जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाए टॉपिक के अनुसार, तो FOI मॉडल के तहत हम लोग कराएंगे। 3 मॉडल के आधार पर हम निपुण सीरीज को जो कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस को कराएंगे, और ये 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए बच्चों के लिए है।
तो ध्यान रखिएगा, आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं, कब आप इससे लाभ ले सकते हैं। जो आपको हर विषय है ना, हर विषय का हर पहलू एक ही जगह संपूर्ण विश्लेषण टेक्निक के साथ लाया जाएगा। और यह कितना दिन का 75 डे का प्रोग्राम होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। यह अगर कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए, विश्वास मान के चलिए, उन बच्चों से, उन अभ्यर्थियों से आप सबसे अलग रहेंगे जहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी उन लोगों में होती है, क्षमता की कमी होती है। कि मेरा है ना, कम से कम ये होता है कि मैं जो लिख कर आऊँगा या आऊँगी, मैं संतुष्ट हूँ कि इस बार मेरा अच्छा नंबर मिलेगा। हालांकि बीपीएससी अपने स्तर पर मार्किंग करती है, वो अलग विवाद का मुद्दा है, अलग एक चर्चा का विषय है, उस पर नहीं जाना है। कम से कम पहले तो आपको एग्ज़ाम हॉल से निकलते ये तो एहसास होना चाहिए, भाई मैं जो लिख कर आ रहा हूँ यार वो बहुत अच्छा लिख कर रहा हूँ, तो नंबर मुझे इसी के अनुपात में मिलेंगे। और अच्छी कॉपियाँ रहती है, नंबर जरूर मिलते हैं, तरीके से लिखे रहते हैं, वेल ट्रेंड लिखे रहते हैं, नंबर जरूर मिलता है, ऐसा भी नहीं है। अब बहुत लोग इसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं, बहुत से लोग क्या है ना मेरिट से जा रहे हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग तो जब इंटरव्यू पैनल में बैठते थे तो ये सब चीज़ें देखे हैं। गांव से पहली बार कोई व्यक्ति आके इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ और वो सिलेक्शन ले रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने क्षमता को विकसित करना होगा, अपनी क्लियर थॉट करनी होगी कि नहीं भाई, हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, सही तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए। और उसके लिए टोटल हम लोग टॉपिक कराएंगे, 100 टॉपिक, जिसमें वीडियो लेक्चर भी रहेगा, डिटेल नोट्स भी देंगे, बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे टॉपिक वाइज देंगे, जैसे महिला का टॉपिक होगा, किसान का टॉपिक होगा, कृषि से संबंधित, या बजट में ऊर्जा को लेकर क्या बात की गई, बिहार बजट और भारत के बजट में। तो इस तरह टॉपिक वाइज डिसाइड करके हम लोग देंगे। फिर मेंस पीवाईक्यू, आपको इंपॉर्टेंट मेंस पीवाईक्यू इसमें कराया जाएगा। तो इसके लिए मात्र आपको रखा गया है ऑफर के साथ 749 रुपया। अगर आप लोग अगर इच्छुक है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर है? विजिट कीजिएगा www.bodhyukticlasses.in, बहुत सी आपको चीज़ें मिल जाएगी। चलिए, अब है कि टॉपिक कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले GS 1 में हम लोग देखते हैं आपको भारत का इतिहास और जो भारतीय संस्कृति पर किस रूप से वो प्रभाव रखता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो ये देखिए सारे टॉपिक जिसको करके जाना है, जो रेड किया हुआ है उसको विशेष फोकस करना है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए मौर्य कला को देख के जाइएगा, पटना कला को अच्छे से देख के जाइएगा। मैं ये बोल रहा हूँ जो रेड कलर किया हुआ है ना, आप उसको क्या करना है, स्पेशल फोकस करना है, और उस पर अधिक डायग्राम हो सके, उसके विभिन्न रूप से आपको उसको तैयारी कर लेना, उस विभिन्न पैटर्न के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके जाइएगा, ताकि प्रश्न कैसा भी पूछे आप अच्छे से उत्तर। हालांकि हिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, फिर भी आपको तैयार रहना है ना। बीपीएससी अगर पूछ दे तुलनात्मक रूप से, मान लीजिए पूछ सकता है चंपारण आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से, चंपारण आंदोलन को पूछ देगा किसान आंदोलन में क्या नेचर था, दोनों का अलग अलग कैसे था, इस प्रकार नेचर के आधार पर। या पूछ देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार के रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से अलग प्रकृति थी। तो आप क्या कीजिए, एग्जाम हॉल में सोचिएगा कि पहले से तैयारी करके जाइएगा। अब हम लोग यही करवाते हैं ना, आपको तुलनात्मक अध्ययन पूरे क्रिप्स नोट्स में जाकर देखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सारे नोट्स दिए गए। रीजन उसके पीछे कि एग्जाम से पहले सारी चीज़ आप तो सबको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, उसमें भूमिका लोगों की क्या है, सबको पता है। पर तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समझ क्या थी राजनेताओं की, या अंतर्राष्ट्रीय लोग क्या सोचते थे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, आपको ये सब चीज़ें सोच के जानी होगी। सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार से हुआ भारत में, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी जड़ें कहाँ से आती है, तो जैसे ही सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मार्ले मिंटो से शुरू करते हैं या बंगाल विभाजन से शुरू कर देते हैं। पर इसकी जड़ें 1857 से देखने को मिलती है, या उससे भी पहले जब हम बात करते हैं, जब ब्रिटिश लोग आए भारत में, क्या करो बांटो राज करो की नीति लाती है, जिसमें सांप्रदायिकता के अंश बाद में देखने शुरू हो जाते हैं। राजाओं को जाति धर्म के आधार पर, वर्ग विभेद के आधार पर लड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर 1857 पर भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद मार्ले मिंटो 1909 और 1919 के बाद आपको प्रकाष्ठा इसकी देखने को मिल जाती है। फिर जिन्ना को क्या किया जाता है, हवा दिया जाता है, ये सब चीज़ें होती है। तो आपको कालक्रम अच्छे से पता होना चाहिए, तो इस तरीके से करिएगा। ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेना है, जो भी रेड है उसको अच्छे से देख लेना है। टॉपिक आपको दिया हुआ, वीडियो पॉज कर ली, इस टॉपिक को जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आइए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना पर। अब देखिए बहुत से ऐसे टॉपिक है जो लगेगा कि प्रश्न में आएगा, हालांकि ध्यान रखिए इसमें कुछ चेंजिंग होगा,
दो चार टॉपिक और। रीज़न है कि अभी एग्ज़ाम जितना नज़दीक होगा, मान लीजिए फरवरी में होगा, इस महीने के जो बीचे घटनाक्रम को भी इसमें शामिल किया जाएगा, 2-3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो रेड टॉपिक है उसको अच्छे से देख के जाना, स्पेशल फोकस करना है, बाकी सारे टॉपिक को नोट्स तैयार कर लेना है। उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो जो जुड़ के हमसे हमारे साथ काम को उनको आसानी होगी, थोड़ा सा उसमें छटपटाहट कम होगी, विविधता अधिक होगी, व्यू अच्छे तरीके से देख पाएंगे, अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड की वर्तमान प्रासंगिकता, जैसे अभी हाल ही में आपको एस जयशंकर जी के मुंह से यह निकला है बातें कि क्वाड अभी भी जिंदा है। जैसे कि अमेरिका ने नीति अपनाया तो लोगों को भ्रम हो गया कि नहीं, अब तो भारत अमेरिका का रिश्ता खराब हो गया। क्वाड, हिंद प्रशांत महासागर में ये क्वाड का कॉन्सेप्ट है जो चीन का प्रतिरूप में बनाया गया, वो कहीं धराशायी नहीं हो जाए। तो जस्ट आपको जैसे ही हवा लगा ग्लोबल मीडियाओं में, तो क्या हुआ कि जयशंकर ने तुरंत एक बात बोला, क्वाड अभी भी जिंदा है। देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बना देगा इसी कोटेशन लाइन से जोड़ के, तो आपको तैयार करना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके के प्रश्न आपको क्या करना। अब देखिए, मैं ये जो गेस कर रहा हूँ करंट में या कोई भी टॉपिक में, उसकी ऑथेंसिटी तो होनी चाहिए ना, या ऐसे ही हवा में बात करते हो। कोई लोग देखेंगे मेरे यूट्यूब पर भी 138 सब्सक्राइबर, तो भाई इसकी क्या क्षमता है, कुछ बच्चे लिख के चले जाते हैं। आप बोलने के लिए थोड़ी आपको राइट दिया गया, कुछ भी बोल के चल सकते हैं, ठीक है ना, मुजरा नाच थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। अब मैं जो भी बात करता हूँ सीधा एक ही टू दी पॉइंट बात करता हूँ, अपनी क्षमता के आधार पर जो मैंने सीखा है और जो मैंने सर्व किया है लोगों को। ऐसा नहीं जो टिड़िया का नाम सुन रहे हैं तो इनका नाम ही मैं पोस्टर लगा दिया हूँ तो वहाँ से मेरी कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं। ऐसी क्षमता विकसित किया हूँ जहाँ पर आपको इस प्रकार के मान मर्यादा मिलते जिसके आधार पर आप चीज़ों को बेटर करके आ पाए। हाँ, हो सकता है किसी कालखंड में आप उनके साथ ना हो, बाद में अपना कुछ अलग करना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं, तो आपकी अलग रास्ता हो जाती है। पर सम्मान के तौर पर हम बात करें, सभी लोग एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मेरी मैगजीन जो लास्ट में आई थी 70वीं बीपीएससी के लिए, जनवरी 2024 से मार्च में, जाके मिला के देखिएगा। अगर आप टॉपिक 70वीं का जो करंट पूछा है, जाके इस टॉपिक से मिलाइएगा। अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर होगा, बस मैं दिल्ली की बात में छोड़ दिया, पहले ही बता दिया, दिल्ली को नहीं शामिल किया था। जितने टॉपिक है आपको इसमें करंट आईआर से मिलेंगे, तो आप जाके पहले देखिएगा, समझिएगा तो ना। उसके बाद आपको जाइए 69 वाले बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में इस मैगजीन को निकाले, जिनके पास होगा जाके मिलाइएगा। सारे टॉपिक यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। क्लियर है? उसके बाद उससे पहला मैगजीन आया था जिस पर मेरा एटोडिया से, तो आपको इसमें जिसमें हम लोग समझ विकसित किए थे कि हाँ इस प्रकार के टॉपिक भी शुरुआत होनी चाहिए एटोडिया में, तो पहली बार इस प्रकार का मैगजीन मेंस के लिए एटोडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था मेरे ही निर्देशन में। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के टॉपिक को आप जाके देखिए, मिलाइए, टैली कीजिए। बिना मिलाइए, बिना आप हाथ पैर मारे आप क्या सोचते सिलेक्शन हो जाएगा? कोई आएगा ज्ञान देगा आपको सिलेक्शन हो जाएगा? वो सब भ्रम छोड़ दीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। सीधा समय टू दी पॉइंट पर आपको क्षमता विकसित करना होगा। अगर कोई टॉपिक है आपके पास कि समझ मुझे विकसित करनी है, तो आपको चीज़ें पढ़नी होगी, उन लोगों से जुड़ना होगा, और ध्यान रखिए समय देना होगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको विश्वास होता है, मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पेपर में भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ लिखा गया, चलिए इसको हटा दीजिएगा, एरर होता है कभी कभी। चलिए, भारत की राजव्यवस्था, तो क्या है राजव्यवस्था? प्रस्तावना, उनके संदर्भित संवैधानिक मान्यताएं। तो इस प्रकार के टॉपिक को करके जाना है। जो रेड किया हुआ है उसको अच्छे से फोकस करिएगा, उस पर अच्छे तरीके से, ये हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न पूछ दे। जैसे न्यायालय और नागरिक सम्मान के लिए संबंधित प्रक्रिया, जैसे न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सुधार, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पुनर्विचार, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यायालय से इस बार प्रश्न होगा। अब जिस तरीके से जहाँ से प्रश्न पूछ दे, उनकी कॉलेजियम व्यवस्था से प्रश्न पूछ दे, नियुक्तियों से संबंधित, या कोई घटनाक्रम से जोड़ के प्रश्न पूछ दे, या केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, लोग सुधार की करने की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल मोड में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? काम करके जाना, पढ़ के जाना। नहीं, सारे टॉपिक निर्वाचन से देखिए, इस बार प्रश्न होना चाहिए। बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो इसके बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या बिहार के चुनाव से जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अधिकार क्षेत्र से, तो आपको करके जाना। राजनीति में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद, इसको भी अच्छे से करके जाना है। इस बार बिहार में चुनावी अभियान चल रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे। अपराधीकरण, एडीआर रिपोर्ट से संबंधित जोड़ के आपको प्रश्न पूछा। हालांकि एडीआर को लिख कर नहीं पूछेगा, पर रिपोर्ट में जो बातें की गई, जो भाषा प्रयोग किया जाता है, जो टैग लाइन बनाया जाता है, वहां से आपको प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। उसके लिए मैं डीएनए कराता हूँ।
डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आप उसको आंख बंद करके 1 घंटे का वीडियो 1.5 घंटा का वीडियो बर्दाश्त करके सुनिए, क्योंकि मैं उसी मोड में पढ़ाता ही हूँ कि सारी चीज़ों को एक ही बार एक टॉपिक आए सारी चीज़ों को कवर हो जाए। क्योंकि मुझे यह लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि सतही ज्ञान नहीं होना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी का, कि हाँ कोई एक टॉपिक आया घटना आया उसका ओवरव्यू मैं दे के निकल जाऊँ। मुझे यह लगता है कि वो टॉपिक उसी दिन उसका समाप्त हो जाना चाहिए और अगले बार जब टॉपिक आए दूसरा टॉपिक करिए। तो समय लगेगा, उसके लिए आपको सब्र तक करके क्या करना, सारी चीज़ों को देखना। राज्यपाल और संवैधानिक जवाबदेही, राष्ट्रपति और संवैधानिक जवाबदेही, भारतीय संघवाद केंद्र राज्य संबंध। अब यहाँ से वित्तीय आयोग से प्रश्न पूछ देगा, वित्त आयोग से संबंधित, प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित। अभी देखिए चिकित्सा क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा। मौलिक अधिकार और विस्तार नीति, तो मौलिक अधिकार से हर बार प्रश्न होता है और विस्तार नीति कहने के बाद आर्टिकल 21 से आपको संदर्भित करके प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके के आपको टॉपिक को क्या करना, कवर करना। जो रेड किया हुआ उस पर विशेष फोकस और सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। क्लियर है? यहाँ से प्रश्न होंगे तो होंगे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। यहाँ क्या होगा कि भारत के विकास और क्षेत्रीय असमानता का संबंध, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं चुनौतियाँ। भारत लगातार वृद्धि कर रहा है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट भी लाया हुआ है, तो फिर इसमें भी बाधा कुछ तो होगा ना, इसको लेकर प्रश्न बनाया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, सारे टॉपिक को देख लेना है और रेड किया उस पर विशेष फोकस करना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट यह है, नेक्स्ट आपको भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका और प्रभाव। तो जितना भी आप देख रहे टॉपिक में रेड, आप उसको अच्छे से करिएगा और बाकी सारे टॉपिक को बना के नोट्स रखना है, वहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन, निजीकरण, इसरो के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। तो आपको तैयारी करके जाने। परमाणु ऊर्जा, अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात हो रही है, बिहार में कुछ लगाए गए हैं, तो आपको इसके संबंधित परमाणु ऊर्जा नीति क्या है भारत की, उससे संबंधित नए एस्पेक्ट क्या है, इस पर मैंने पीआईबी का नोट्स भी आप लोगों को दिया है। तो आपको क्या करना, रिवीजन करके जाना। भारत में ऊर्जा क्षेत्र, बदलते संभावनाएं क्या क्या है, संभावित संभावनाएं, नई ऊर्जा नीति क्या लेकर आई हुई है, किस प्रकार के नए विकल्पों की तलाश हो रही है, सारी चीज़ों को यहाँ देखना। जैव प्रौद्योगिकी में नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इससे विभिन्न अनुप्रयोग को प्रश्न बनाया जा सकता है, जिसमें क्रिप्सन 9 हर बार आपको चीज़ें टॉपिक कवर करके जानी है, प्रश्न पूछ सकता है। विभिन्न अनुप्रयोग एआई का लगातार प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं और जाके पीवाईक्यू को देखिएगा, इस प्रकार के टॉपिक इनिशिएटिव से प्रश्न बनाए जाते हैं, थीम उनका रहता है। हालांकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, आपको इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सामाजिक जीवन में ज़्यादा प्रभाव जाता है वहाँ से प्रश्न पूछता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करके जाना और इस टॉपिक को सबसे बेस्ट करके जाना है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर है? बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, यहाँ से एक प्रश्न बनाएगा एक टॉपिक के आधार पर, जो भी बिहार में अपडेट हुआ है उसको यहाँ पर शामिल कर ले। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको सारी चीज़ें दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ इससे लाभ हो रहा होगा आप लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि आप क्षमता अपना डेवलप कीजिए, एक काम कीजिए सबसे पहले। दूसरा, टारगेट बनाइए कि हमको काम करना। तीसरा, और एक्टिव मोड में काम कीजिए। ये 3 काम कीजिए, सारी कहानियाँ धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने, जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होने लगेगा। बाकी चीज़ें कोरी ही रह जाएगी, किताब में रखी रह जाएगी, आपके नोट्स में रखी रह जाएगी। एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए 3 चीज़ें आप सबसे पहले प्राथमिक तौर पर रखिए। एग्ज़ाम हॉल में रियल टाइम पर 100% एफर्ट लगाने के लिए ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप करिएगा। लगातार काम कीजिए, टारगेट के साथ कीजिएगा, अपने क्षमता का विकास कीजिएगा, जो भी क्षमता है, ये तीनों चीज़ें आपको सॉर्ट आउट कर देगा अधिकतम प्रॉब्लम को। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इससे लाभ हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर एक कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।